वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज हमने शुरू की है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम फंडामेंटल राइट तक पहुंच चुके हैं और उसका भी हम पहला चैप्टर, पहला पार्ट हम कर चुके हैं, जहां पे हमने शुरुआत की थी फंडामेंटल राइट जानने की कोशिश की थी कि इसको हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं। उसके अलावा हमने उसमें जानने की कोशिश की थी कि फंडामेंटल राइट्स में इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये ऑब्सोल्यूट हैं या नहीं है, सैक्रोसेंक्ट है नहीं है, यूनिवर्सल है या नहीं है, क्या इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, वो सब हमने पिछले लेक्चर में जानने की कोशिश की। उसके साथ साथ हमने जानने की कोशिश की, जब हम इसमें स्टेट की बात करते हैं तो हम किस स्टेट से बात कर रहे हैं। आर्टिकल 12 हमने पढ़ने की कोशिश की, तो हमने पढ़ा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं पार्ट 3 के अंतर्गत। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 टू 35। उसमें आर्टिकल 12 हमने पढ़ा था, स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी कि फंडामेंटल राइट में जहां पे भी स्टेट वर्ड का यूज हुआ है तो हम किस स्टेट से बात कर रहे हैं, वो हमने समझा। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन समझी, और लॉ की किस तरह से समझी, हमने ये नहीं पढ़ा कि लॉ क्या है, हमने ये पढ़ा कि लॉ क्या नहीं है। तो वो चीज़ हमने जानने की कोशिश की। आर्टिकल 13 जहाँ से जुडिशियल रिव्यू का जन्म होता है, तो वो जाना। और उसके बाद हमने जो हमारा पहला है आर्टिकल, पहला हमारा फंडामेंटल राइट है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? टोटल अगर शुरुआत में हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और उनमें से अगर हम देखें तो एक फंडामेंटल राइट हमने डिलीट किया है। कब किया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। कौन सा राइट है? तो राइट टू प्रॉपर्टी हमने डिलीट किया है। तो अब कितने राइट हैं? टोटल 6 राइट हैं। 6 में से एक राइट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था? आर्टिकल अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आर्टिकल 14 टू 18 था, और हमने आर्टिकल 12 टू 18 सारा कंप्लीट कर लिया है। 12 टू 18 कंप्लीट किया है, जहाँ पे अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 टू 18 डील करता है हमारा राइट टू इक्वालिटी से। ये राइट टू इक्वालिटी हमने कंप्लीट किया, और उसी के जस्ट आगे हम करते हैं, और आज हम देखेंगे हमारे राइट टू फ्रीडम। हमारे फ्रीडम के राइट्स हैं, उन सबको देखेंगे। तो कितने राइट्स हैं वो देखेंगे, कौन कौन से हैं। तो हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे, 21A पढ़ेंगे और 22 पढ़ेंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं, और उसी को हम शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला आर्टिकल अगर हम देखें तो हमारा आएगा आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू 22। ये हेडिंग भी याद होनी बहुत जरूरी है कि राइट टू फ्रीडम किससे किसके बीच में आता है, राइट टू इक्वालिटी किससे किसके बीच में आएगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ कहाँ पे है, राइट टू रिलीजन कहाँ कहाँ है, किसके किसके बीच में, कितने आर्टिकल्स के बीच में है। तो ये भी हमें पता होना जरूरी है। इसीलिए जहाँ पे भी मैं जिस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उससे रिलेटेड वो जिस राइट की बात कर रहा है वो मैंने हर स्लाइड पे लिखा हुआ है, ताकि अगर आप बीच में बाई चांस ध्यान इधर उधर हो भी जाए तो आप यहाँ देख सकें कि हम किस राइट की बात कर रहे हैं। तो राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़े 14 टू 18 में। अब हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू 22 में, और वहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अगर देखोगे तो आर्टिकल 19 हमारा क्या देता है? बेसिकली 6 राइट्स हमें दे रहा है। फंडामेंटल राइट 6 हैं, उसके अंदर 19 में अगर हम देखेंगे तो अगर हम देखें तो 19 में हमारे 6 राइट्स का बचाव की बात करता है, 6 राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। तो कौन से 6 राइट्स की बात करता है? ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना, ध्यान रखना। ये मतलब ये 6 फंडामेंटल राइट नहीं, वो 6 फंडामेंटल राइट अलग है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी राइट्स, वो राइट अलग है जो हमारे फंडामेंटल हैं। ये आर्टिकल 19 के अंदर हमारे ये 6 राइट अलग है। आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर हमारे टोटल 6 राइट अलग से हैं। किस चीज़ की प्रोटेक्शन है और क्या कहता है आर्टिकल 19 में, तो इसको अलग अलग भी समझेंगे, क्योंकि ये अलग अलग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझना। इनको अलग अलग समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम गलती करते हैं कई बार, जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 19 को हम बस रीडिंग मार के चले जाते हैं कि हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, ये पढ़ लिया, लेकिन इनका मतलब क्या वो हम समझते नहीं है। तो उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर पहला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड है राइट टू असेंबल पीसएबली, इस पीसएबली का भी एक अलग मीनिंग है, एंड विदाउट आर्म्स। देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ टेरिटरी हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते?
यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा वो हम समझेंगे। देन उसके बाद राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा एक और होता था जहां पे राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी जब हमने डिलीट किया उसके साथ साथ इसको भी डिलीट कर दिया। तो कब डिलीट हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, कौन सा ईयर था? 1978। ठीक है। अब उसके बाद पहला इसमें देखते हैं राइट टू, अगर हम देखें तो आर्टिकल 19(1)(a), इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना, आपको सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे कैसे याद रख पाएंगे? तो इनको कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे पहले अगर कोई भी होता है, बच्चा अगर पैदा भी होता है तो सबसे पहले स्पीच बोलना शुरू करता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलना शुरू करेगा। देन उसके बाद वो अपने दोस्त बनाएगा, 2-4 दोस्त बनाएगा, उनके साथ बैठेंगे, जैसे 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करोगे उनके साथ खेलना शुरू करेगा, तो राइट टू असेंबल, वो असेंबल होगा, खेलेगा। देन उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा तो क्या होगा? ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो वहां पे क्या बनाएगा? एसोसिएशन बनाने की शुरुआत होगी, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की शुरुआत होगी। और उसके बाद जब क्या होगा? जब पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो मूव करना शुरू करेगा इधर से उधर, क्योंकि अब उसे नौकरी की तलाश है, नौकरी की तलाश में इधर से उधर मूव करेगा, तो मूव फ्रीली। और उसके बाद हम कह सकते हैं, ये याद करने का तरीका है, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और जब वो मूव फ्रीली अगर इधर उधर हो जाएगा, जब घर से ज्यादा दिन तक कोई बाहर रह लेता है, घूमता है, तो उसके बाद फिर उसे घर की याद आती है, तो उसे फिर कहीं ठिकाने की जरूरत पड़ेगी। तो राइट टू रिसाइड, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, तो ये हो गया। और उसके बाद फाइनली वो देखेगा कि जब घर बना रहा है, घर में रहने के लिए बात कर रहा है, तो वहां पे भी खाने पीने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। और फिर से राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टोरी आप दिमाग में बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c, इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। तो 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हमको कौन सा राइट दिया जा रहा है? किस चीज की फ्रीडम दी जा रही है? कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम है ना, तो किस चीज की फ्रीडम दी जा रही है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, बोलने की और अपने आप को व्यक्त करने की। तो इसमें क्या क्या है? हम क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं हम अपने व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ्स, व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ, ये हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होगा? तो हम यहाँ देखेंगे बाय वर्ड्स, वर्ड्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा बोल के, बाय राइटिंग, लिख के, लेटर लिख के या कैसे भी लिख के, बाय प्रिंटिंग, प्रिंट करके, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। देन उसके बाद बाय पेंटिंग, पेंटिंग से, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखोगे कार्टूनिस्ट का एक कॉलम होता है जहां कार्टून बनाता है, व्यंग करता है किसी न किसी तरीके से, तो बाय पेंटिंग भी वो उसका विचार रखने का एक तरीका है, क्योंकि वो उसका राइट है, वो रख सकता है। तो यहाँ पे बाय पेंटिंग, बाय लिथोग्राफी एंड बाय एनी अदर मीन्स। अब ये एनी अदर मीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रिंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस दी गई है या नहीं दी गई है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? जो आपके पास न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर का कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहीं लिखा हुआ है? तो जो चीज लिखी हुई है उसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट। जो चीज मेंशन की गई है, जो चीज मेंशन कर दी, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और जो चीज मेंशन नहीं है लेकिन उसका मतलब उसका निकल के आ रहा उस चीज से, उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट। जैसे प्रिंटिंग में अगर हम कहें तो इसका इम्प्लिसिट मीनिंग अगर हम देखें तो प्रिंटिंग के द्वारा मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा अपने व्यूज? तो थ्रू न्यूज़पेपर मीडिया, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं थ्रू प्रेस। तो इसमें हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गया है? तो नहीं दिया गया है, वो इम्प्लिसिट है। उसका मीनिंग उसमें लिखा हुआ है कि बाय प्रिंटिंग यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो प्रिंटिंग के द्वारा। तो कैसे करोगे? थ्रू न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे ये जो हम कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट मीनिंग हो जाता है इसका, एक्सप्लिसिट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। देन उसके बाद एक और वर्ड मैंने बोला था इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाय एनी अदर मीन्स। बाय एनी अदर मीन्स ये क्या मतलब है? तो
हम इसमें देखेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे हमारे पास व्यू एक्सप्रेस करने के यही सारे तरीके थे जो लिख दिए। अब उनको लगा कि फ्यूचर में हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि इनके अलावा भी कोई और तरीका आ जाए जिनके द्वारा अपने स्पीच और अपने व्यूज एक्सप्रेस किए जा सके। तो हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इतनी लंबी सोच लेके वो चले थे कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है कि इनके अलावा जो हमने लिखा, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, वर्ड्स, लिथोग्राफी, इनके अलावा भी अगर कोई मीनिंग आता है, इनके अलावा भी अगर ऐसा कोई चीज आती है जिसके द्वारा हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो भी आपका राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आया, तो इसमें देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू जो आप बातें करते हैं, थ्रू व्हाट्सएप जो आप अपने एक्सप्रेस करते हैं व्यूज, थ्रू मेल, ईमेल के थ्रू आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, इंटरनेट पे अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कहाँ पे आया, बाय एनी अदर मीन्स में। तो ये भी इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, तो यस बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ये भी इम्प्लिसिट है कि ये इंटरनेट के थ्रू जो हम व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं ये भी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आएगा। तो इतनी चीजें हमने देखी। अब उसके बाद और क्या राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और क्या मिलता है, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, कि गवर्नमेंट क्या एक्टिविटीज कर रही है, ये भी हमारा राइट है, उसके बारे में जानना। राइट टू प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, ये वाला राइट भी है, राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करके आप अपना क्या कौन सा राइट अपना रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रोटेस्ट मतलब मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं तो इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं और अपने विचार रख रहा हूं, तो राइट टू प्रोटेस्ट भी इसी में आ जाएगा, राइट टू प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग। ठीक है, तो ये भी हमारा इसी में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर राइट टू स्ट्राइक नहीं आता है। राइट टू स्ट्राइक is not a fundamental right, it is not a fundamental right, इस चीज का इसमें ध्यान रखना। right to strike is not a fundamental right, right to protest is a fundamental right, right to strike is not a fundamental right, इस चीज को ध्यान रखना। तो right to strike क्या है, right to strike आपका legal right है। कौन सा right है, legal right है। जैसे right to property हमने डिलीट कर दिया, अब वो आपका fundamental right नहीं है, लेकिन वो आपका legal right है। तो ध्यान रहेगा, राइट टू स्ट्राइक क्या है, आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और क्या क्या है, इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो मैंने बताया इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट नहीं है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपका आया है। राइट टू साइलेंस, यानी कि अगर आपसे कोई जबरदस्ती कोई बुलवाना चाह रहा है तो वहां पे साइलेंस होने का भी आपका अधिकार है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको ये फ्रीडम भी मिलती है कि आप स्पीच और एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इसके दोनों मीनिंग हो जाते हैं कि जब मैं बोलता हूं कि आपका बोलने का अधिकार है, जब बोलने का अधिकार है तो क्या बोलना है वो भी मेरा अधिकार है और क्या नहीं बोलना वो भी मेरा अधिकार है, यानी अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो वो भी तो मेरा अधिकार है, वो भी मेरा राइट है। तो राइट आपका फ्रीडम ऑफ साइलेंस आपका राइट हो जाता है, फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखना कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका राइट है तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू साइलेंस भी आपका राइट है। राइट टू टेलीकास्ट आपका राइट है, राइट टू एडवर्टाइज आपका राइट है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है क्या, हमारा इसमें क्या क्या चीजें थी। अगर मैं सिर्फ आपको बोल देता फंडामेंटल और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये आपका राइट है, तो इतने से क्या इतनी सारी चीजें पता लगती। तो इसीलिए इन सब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे और एक एक को हम समझते चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट है। तो हमने शुरू में ही जब इसकी प्रॉपर्टीज या फीचर्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं होता। हमने पढ़ा आर्टिकल 17 हमारा एब्सोल्यूट राइट है, राइट टू अनटचेबिलिटी जो हमने पढ़ा था वो हमारा एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं, इसके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। कहाँ पे आपको अपने व्यूज और स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, तो हम देखेंगे कि आप उसी लिमिट तक अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो, स्पीच और एक्सप्रेस कर सकते हो जब तक कि आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई अटैक ना कर रहे हो। इस पे कोई अटैक कर रहा है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। यानी कि आपको बोलना है
वो लिमिट में बोलना है। ऐसा नहीं है आप बोल के दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का ख्याल रखना है बोलते टाइम, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। ऐसा नहीं है यहाँ बैठे बैठे हम फॉरेन नेशंस के बारे में कुछ भी गलत नेट पे छापते रहे या बोलते रहे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो राइट नहीं है। हमारा राइट है बोलना, और ढंग से बोलना, अच्छे से बोलना, सबसे अच्छे से। और इनमें हम कह सकते हैं कि ये चीजें हमें यूज नहीं करनी है। सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन विद जो फॉरेन स्टेट्स हैं उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर उससे खराब नहीं होना चाहिए। यानी कि भड़काऊ भाषण में नहीं दे सकता जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सके, कि वहां भगदड़ मच जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, तो उस तरह के भाषण अलाउड नहीं है, वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आते। बोलते टाइम आपको डिसेंसी रखनी है, सभ्यता आपके उसमें दिखनी चाहिए। देन मोरालिटी, मोरालिटी भी आपका इसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि मोरालिटी आपको रखनी है जब बोलेंगे। देन उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है बोल के, यानी ऐसा नहीं कि कोर्ट आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा था, आप वहां जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बोलना, वो भी रेस्ट्रिक्शन में आएगा। डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है, यानी कि कुछ बोल के कोई मतलब इस तरह का वो नहीं करवाना है कि जिससे कोई और अपराध करने चले जाए। ठीक है, इंसाइटमेंट नहीं करना है कि ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और क्या क्या हमारे रेस्ट्रिक्शंस है वो हमने समझने की कोशिश की। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जहां पे हम पढ़ेंगे 19(1)(b, ये भी हमारा राइट टू फ्रीडम के अंडर है, और ये हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली। और फ्रीडम ऑफ असेंबली में हम क्या देखेंगे, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस, टेक आउट प्रोसेशंस। हम पब्लिक मीटिंग रख सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं खड़े होकर किसी ऑफिस के सामने, मतलब 10-15 लोग कि हाँ हम इस बात से सहमत नहीं है, हमारी ये दुख दर्द है, हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, हम बेसिकली पब्लिक प्रोसेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप ये चीजें कर रहे हैं पीसेबली, पीसफुली नहीं है, पीसेबली है, दोनों में भी डिफरेंस है। पीसफुली है कि हाँ शांति से कर रहे हैं, पीसेबली है कि उसमें शांति टूटने की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, सिर्फ शांतिपूर्ण होना ठीक नहीं है, शांति टूटने की कोई गुंजाइश भी उसमें ना हो, उसको हम बोलेंगे पीसेबली। तो पीसेबली होना चाहिए कि उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी तत्व उसमें नहीं होना चाहिए कि वो उसके शांतिपूर्ण ढंग से जो हो रहा है वो भगदड़ में मच जाए या इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, पब्लिक ऑर्डर खराब हो। तो पीसेबली होना चाहिए, यानी कि आपके पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आप इकट्ठे होके डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, पब्लिक मीटिंग रख सकते हो, पब्लिक प्रोसेशंस निकाल सकते हो, लेकिन सब पीसेबली होना चाहिए, ध्यान रहेगा। देन उसके बाद दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। ध्यान रखना, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्या राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट है, नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये भी ऑब्सोल्यूट नहीं है, ऑब्सोल्यूट तो कोई सा राइट नहीं है, तो इसके क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या हमें देखना है कि जब हम फ्रीडम ऑफ असेंबली जब हम कर रहे हैं, जब पब्लिक मीटिंग निकाल रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो किस चीज पे खतरा नहीं होना चाहिए, तो हम देखेंगे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई इस तरह की मीटिंग करते हैं, इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, इस टाइप का पब्लिक प्रोसेशन करते हैं, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। और उसके बाद अब मेरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि आपको बोला है राइट टू असेंबली, कई बार धारा 144 लगाई जाती है जहां पे बोला जाता है 4 आदमी या उससे ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आप बोलोगे आपके फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ऐसे कैसे छीन सकता है स्टेट, कि कैसे मना कर सकता है स्टेट। तो आपको पता लगेगा कि स्टेट को राइट दिया गया है, कहाँ राइट दिया गया है, यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में दिया गया है, सेक्शन 144 ऑफ CRPC, वहां पे अलाउ करता है इसको मजिस्ट्रेट को, किसको, जो हमारा SDM जिसे हम बोलते हैं, मजिस्ट्रेट को अलाउ करता है टू रिस्ट्रेन एन असेंबली और मीटिंग और प्रोसेशन, इनको रोकने के लिए और लिमिट लगाने के लिए। क्या लिमिट लगाने के लिए, कि 4 या उससे ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे ना हो। अब ध्यान रखना, कई बार लोगों को इसमें डाउट रहता है कि धारा 144 लग गई है, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते।
5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, ये डाउट रहता है लोगों को। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली जब ऑर्डर आता है इसका, एसडीएम जब ऑर्डर इशू करता है तो उसमें मेंशन करेगा कि कितने से ज्यादा इशू इकट्ठे नहीं हो सकते। उसमें अगर वो 10 लिख रहा है तो 10 तक इकट्ठे हो सकते हैं, 11 लिख रहा है 11 तक इकट्ठे हो सकते हैं। ये 4 फिक्स नहीं है इसका कि 4 ही मतलब 4 तक ही हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रहेगी। अब उसके बाद एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना कि धारा 144 यानी कि सेक्शन 144 जो आपका हमारा सीआरपीसी में है, सीआरपीसी का सेक्शन 144, इसको मैक्सिमम कितने महीने तक लगाया जा सकता है, मैक्सिमम कितने महीने तक लगाया जा सकता है। तो आपको पता लगेगा कि इसको लगाया जा सकता है मैक्सिमम 2 महीने तक। अगर उसके आगे एक्सटेंड करना है, 2 महीने के आगे एक्सटेंड करना है, तो आपको कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी? देन स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है। कौन कर सकता है एक्सटेंड? कि 2 महीने के आगे उसे एक्सटेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, और उसके बाद फिर से 2 महीने के लिए कर सकती है। टोटल मिला के मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकते हैं। एक बार कौन करेगा? फर्स्ट टाइम ऑर्डर देगा एसडीएम, उसको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, तो वो क्या लगाएगा? सेक्शन 144। कितने महीने के लिए? मैक्सिमम 2 महीने के लिए। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, एसडीएम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि अगले 2 महीने के लिए और हो गया, और उसके बाद भी अगर करना है फिर अगले 2 महीने के लिए फिर से दे सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं दे सकती। तो मैक्सिमम 6 महीने तक सेक्शन 144 इम्पोज किया जा सकता है, धारा लगाई जा सकती है। तो हमने फ्रीडम ऑफ असेंबली पढ़ा, उसको भी पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की, सेक्शन 144 पढ़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आता है हमारा 19(1)(c), राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट राइट है फ्रीडम ऑफ, नेक्स्ट फ्रीडम हमारा राइट टू फ्रीडम में आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सी फ्रीडम दी आपको? एसोसिएशन की। एसोसिएशन के फ्रीडम में अगर आप देखोगे तो आप एसोसिएशन बना सकते हो, और एसोसिएशन बना रहे यानी कि उसको रजिस्टर करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज जो बन रही हैं, तो ये फंडामेंटल राइट है, आप भी चाहो तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। क्लियर है? पॉलिटिकल पार्टी, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन, या फिर एनीबॉडी, मतलब कोई भी बॉडी हम लोगों को इकट्ठा करके बनाना चाह रहे हैं वो हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि हम एसोसिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हमें फ्रीडम दिया गया है। अब सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ फ्रीडम है कि हम उसके साथ कंटिन्यू रह सकते हैं एसोसिएशन के साथ। यानी कि एक बार जुड़ गए तो ये हमारा राइट है कि हम उसके साथ कंटिन्यू रहें। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बार बार हमें वो एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, बार बार उससे जुड़ना पड़ेगा। तो राइट टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन ये भी लोगों को दिया गया है। अब उसके बाद देखना इसमें, इसी में राइट में अगर हम देखें, जैसे हमने पढ़ा था कि राइट टू फ्रीडम, जो हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमें बोलने की आजादी है तो हमें वो एक और आजादी दे रहा है। कौन सी? ना बोलने की आजादी भी हमें देता है। जब हमें पता है कि हमें बोलना है तो हमें ये भी पता है कि हमें नहीं बोलना है। ठीक है? तो हमें दो आजादी एक साथ मिली। उसी तरीके से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में, जहां पे एक तरफ आपको एसोसिएशन की आजादी मिलती है कि आप किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, ये आपको आजादी मिली। इसी के साथ एक और आजादी आपको मिलती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई कंपनी, अगर कोई एसोसिएशन आपके पास पहुंचे कि हमारी कंपनी से जुड़ जाइए, तो वहां पे उससे ना जुड़ने की भी आजादी आपके पास है। तो नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन ए एसोसिएशन और यूनियन। जहां आपके पास आजादी है किसी के साथ जुड़ने की, यही आपको दूसरी आजादी भी देता है उसके साथ ना जुड़ने की। यानी कि आपको फ्रीडम है, ये आपकी फ्रीडम है कि आप जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। तभी तो हम कहेंगे कि एक्चुअली ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा। तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन काम करता है। और उसी का अगर हम देखें तो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? वही जो सब में है कि अगर हम ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, क्या हम हर तरह की कंपनी बनने देंगे?
क्या हम हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनने देंगे? तो हम चेक करेंगे कि उस पार्टी से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे तो कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो हम नहीं बनने देंगे, तो हम आपको ये राइट अप्लाई करने के लिए मना कर देंगे कि आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन केवल तब तक है जब तक कि आप सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म नहीं कर रहे हैं। आप बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप इसको हार्म नहीं कर सकते, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए आपके एसोसिएशन से। मोरालिटी पे कोई ध्यान, मतलब मोरालिटी इन द सेंस कैसे कि उनकी किस पर्पज से वो बना रहे हैं, किस भावना के साथ वो बना रहे हैं। अगर उनकी मोरालिटी, अगर उनकी भावना अच्छी है, शुद्ध है, तो हम बनने देंगे। अगर उनकी भावना पहले से ही ये कहती है, उनकी अगर हम कहें सोच पहले से ये कहती है कि अभी तो हम बना लेते हैं लेकिन बाद में इसका मिसयूज करेंगे, तो क्या बनने देंगे? नहीं। तो वहां पे आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन काम नहीं करता है, ध्यान रहेगी इस चीज की। और उसी के बाद यही राइट टू, हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्म्ड फोर्सेस को या स्पेशल फोर्सेस को नहीं मिलता है। नहीं तो क्या होगा? अगर आर्म्ड फोर्सेस को राइट दे दिया, स्पेशल फोर्सेस को जैसे आईबी को, पुलिस को और आर्म्ड फोर्सेस को राइट दे दिया, तो क्या होगा कि अचानक कहीं पे पुलिस फोर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे पुलिस फोर्स के जितने बंदे उन्होंने बना लिया असेंबली कि हम तो नहीं जा रहे, ये तो हमारी यूनियन है, यूनियन जब तक नहीं कहेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। तो एक फॉर्मेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, जिससे किसको खतरा है? इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को। इंडिया की सोवरेनिटी को खतरा है, इंटीग्रिटी को खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है। तो क्या हम अलाउ करेंगे उन्हें? नहीं करेंगे, क्योंकि जिससे इनको खतरा होगा, सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा होगा, वहां पे हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को अलाउ नहीं होता है। अगला पढ़ते हैं 19(1)D। 19(1)D पढ़ोगे तो राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि मूवमेंट कर सकते हैं हम कहीं भी। कहाँ कर सकते हैं? तो ध्यान रखना कि जब मैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बोलता हूँ तो इस चीज में हमेशा ध्यान रखना, ये इंडिया है तो इंडिया से बाहर जाने का फ्रीडम नहीं है, विद इन इंडिया का मूवमेंट का फ्रीडम देता है ये राइट। कहाँ का देता है? विद इन इंडिया। तो यहाँ पे इसके दो डायमेंशन होते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट और एक्सटर्नल मूवमेंट। तो इंटरनल मूवमेंट का राइट कौन से मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है 19(1)D से। तो ध्यान रखना, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री हमें देता है आर्टिकल 19, लेकिन राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री हमें 19 नहीं देता है, वो हमें आर्टिकल 21 से मिलता है, राइट टू लाइफ से मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री आर्टिकल 19 में आएगा, आर्टिकल 21 में आएगा? तो आर्टिकल 19 सिर्फ एक डायमेंशन को कवर करता है। कौन से डायमेंशन को? इनसाइड द कंट्री जब हमें मूव करना है, सिर्फ इस डायमेंशन को हमारा आर्टिकल 19 कवर करता है। आउटसाइड द कंट्री जब हम बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडिया है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी में हम कहेंगे कि आर्टिकल 19 ये देता है लेकिन ये नहीं देता है। ये वाला एक्सटर्नल कहाँ से मिलेगा? एक्सटर्नल हमें आर्टिकल 21 से मिलेगा। अब इसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? बिल्कुल है। तो आप कहेंगे कि आप मूव कर सकते हो कहीं भी, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, हम कहेंगे कि जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरियाज, इसका ख्याल रखना है। इसीलिए कई ट्राइबल एरियाज में आपको जाना मना होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज का ख्याल रखा जा रहा है ताकि उनके कल्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। अंडमान निकोबार में जो हम देखेंगे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे बिल्कुल मना किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि कोई भी ह्यूमन मूवमेंट वहां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो ट्राइबल वाले रहेंगे। तो हम क्या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को? कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिखा गया है रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में कि शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज के इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को रखने के लिए, उनके कल्चर को बनाए रखने के लिए, या उनके हम कह सकते हैं कि किसी न किसी तरह से उनका कोई इंटरेस्ट हिट ना हो, इस वजह से हम इसको आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं राइट टू मूवमेंट। कहाँ कहाँ पे? जो हम कह सकते हैं कि शेड्यूल एरियाज। अब इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जैसे अगर आप बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो आप जैसे अगर कोई डिफेंस का, अगर आपको कोई ऑफिस दिखाई देता है या एरिया दिखाई देता है,
तो आप तो बोलोगे जाके गेट पे कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं विद इन इंडिया कहीं भी जा सकता हूँ, तो गेट खोलो, मुझे अंदर जाने दो डिफेंस एरिया में। तो क्या आपको जाने दिया जाएगा? नहीं, वहां पे इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आ जाएगा, क्योंकि वो सीक्रेट जगह होती है। आपको क्या किसी भी हेडक्वार्टर में, किसी भी ऑफिस में जाने की इजाजत होती है? कई जगह पे आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। क्यों? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के चलते, क्योंकि वहां पे कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आम पब्लिक को नहीं दिखा सकते, जिससे देश की सोवरेनिटी पे, इंटीग्रिटी पे, सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है। तो इसीलिए उस चीज को मेंटेन करने के लिए और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को बनाए रखने के लिए हम काफी जगह पे आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। समझ आया? लेकिन इसमें अभी भी एक चीज रह जाती है, अभी भी एक चीज रह जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने आपको दिया राइट टू मूवमेंट दिया, राइट टू मूवमेंट दिया, तो ये हम कहें ये रोड है, यहाँ पे ए सिटी है, यहाँ पे बी सिटी है। आप यहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकलो और यहाँ जा सकते हो, यही आपका राइट टू मूवमेंट है। ये मैं विद इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको कई बार रोड पे क्या मिलेगा? टोल मिला। अब यहाँ पे आपसे क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। और अगर बाय चांस आपके पास पैसे नहीं है तो क्या ये आपको जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो आपका राइट टू मूवमेंट कहाँ गया? तो आपको कहाँ से राइट मिला? राइट टू मूवमेंट तो आपका हार्म हुआ। तो क्या है इसमें, क्या है? तो इसके ऊपर भी कौन आता है? जब भी कोई ऐसी इस तरह की कठिनाई आती है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, तो कौन बचाने आता है? तो हमें सुप्रीम कोर्ट बचाने आता है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट बचाने है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब भी गए तो जिन्होंने टोल लगाया तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं, हम उन्हें सेफ रास्ता दे रहे हैं, हम उन्हें फास्ट रास्ता दे रहे हैं। तो उनको सेफ्टी के लिए और फास्ट रास्ता देने के लिए हम उनसे पैसे लेंगे। तो ये आदमी क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि आप तो मुझे सेफ रास्ता दे रहे हो, फास्ट रास्ता दे रहे हो, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फंडामेंटल राइट देता है और वहां पे राइट टू मूव देता है, राइट टू मूव देता है कि कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। तो आपका सेफ्टी और फास्ट जो आप सर्विसेज दे रहे हो ये बड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ा? तो सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में आएगी कि बिल्कुल बात ठीक है कि इस तरह से अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या उसके राइट टू मूवमेंट को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा बैलेंस्ड एक तरीके से लिया और बैलेंस्ड इसका डिसीजन दिया। और उन्होंने बोला बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या बोला कि अगर ए सिटी से बी सिटी तक जाने के लिए ये इकलौता रास्ता है तो इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या टोल नहीं लगाया जा सकता। क्या नहीं लगाया जा सकता? कोई भी रेस्ट्रिक्शन या टोल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर इस ए सिटी से बी सिटी जाने के लिए अगर आपके पास ए जगह से बी जगह जाने के लिए आपके पास एक अल्टरनेट रास्ता है और वो फ्री है, वहां पे कोई टोल नहीं लगा है, तो जिस रास्ते को डेवलप किया गया है जहां सर्विसेज दी जा रही हैं वहां आप लगा सकते हो टोल। तब आप लगा सकते हो क्योंकि अगर आपको राइट टू मूवमेंट लेना है तो आप यहां से भी जा सकते हो। समझ में आया कि टोल की वजह से आपका राइट टू मूवमेंट हार्म नहीं होता है। टोल सिर्फ वहीं लगाया जा सकता है जहां पे दूसरा रास्ता अवेलेबल है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, आप गड्ढों में से जाओ, फ्री जाओ, राइट टू मूवमेंट है आपका। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि राइट टू मूवमेंट आपका हार्म नहीं हो रहा है टोल की वजह से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टोल सिर्फ कहाँ लगाए जा सकते हैं? जहां पे ए सिटी से बी सिटी में जाने के लिए दूसरा रास्ता अवेलेबल है और वो फ्री है। अगर और कोई रास्ता नहीं है तो आप इस पे टोल नहीं लगा सकते, यानी कि मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये चीज ध्यान रहेगी कि किस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट को बचाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि टोल अगर लगाने हैं तो कहाँ लगा सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी कि आपका राइट टू मूवमेंट टोल से हार्म नहीं होता। अब दूसरी सिचुएशन आती है कर्फ्यू।
कई बार कर्फ्यू लगा देते हैं। तो कर्फ्यू लगा रहे हैं तो आपका राइट टू मूवमेंट छीन लिया ना। आप तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है राइट टू मूवमेंट है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट हमारा कर्फ्यू लगा देती है। तो क्या आपका राइट टू मूवमेंट हार्म नहीं हो रहा? तो क्या आपका राइट टू मूवमेंट हार्म नहीं हो रहा? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हो रहा है। तब आपको याद दिलाया जाएगा कि जब हम रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पे पहला रेस्ट्रिक्शन था इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। यानी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकती है अगर वहां पे पब्लिक का मूवमेंट होगा तो। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो कोरोना पीरियड में क्या किया? कर्फ्यू लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि लोगों के मूवमेंट से बीमारी फैल रही थी, खतरा बढ़ रहा था। तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को देखते हुए राइट टू मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में किस तरह के राइट्स हैं और किस तरह से उन्हें अप्लाई किया जाता है और किस तरह से उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। अब उससे अगला चलते हैं 19 सब क्लॉज ई, 19(1) सब क्लॉज ई, 19(1) ई। तो ये क्या देता है आपको? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में भी अगर आप देखोगे तो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन, ध्यान रखना सिटीजन, ठीक है। तो किस किस के सिटीजन्स के कौन कौन से राइट हैं? तो फिर से याद करो 15, 16, 19, 29, 30 राइट जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। ये सारे राइट्स हैं, ध्यान रखना। तो एवरी सिटीजन, यहाँ सिटीजन लिखा हुआ है इसलिए मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया फिर से। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू reside and settle in any part of the territory। यानी आप कहीं पे भी जाकर रह सकते हो और कहीं पे भी अपना घर बना सकते हो। लेकिन क्या एब्सोल्यूट है? नहीं। यहाँ पे भी आपको रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि कुछ एक एरियाज में आप जाके जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि वो ट्राइबल्स की जमीन है, वहां पे उनका कल्चर हिट हो रहा है। तो शेड्यूल्ड एरियाज में हम कहेंगे कि उनका इंटरेस्ट हिट नहीं होना चाहिए, तब आप कहीं पे भी रह सकते हो। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हिट नहीं होना चाहिए तो आपको राइट टू रेजिडेंस मिलता है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मिलता है। भारत के किसी भी कोने में जाके घर बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। सिर्फ जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हिट नहीं होना चाहिए और शेड्यूल्ड एरियाज का इंटरेस्ट हम कह सकते हैं हिट नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि यहाँ पे इनकी वजह से आपको रोका जा सकता है रहने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इन चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब अगला आता है 19(1)(g। अब आप कहेंगे एक कहाँ गया? पिछली स्लाइड में मैंने पढ़ा था 19(1)(e) और यहाँ पे कहेंगे कि सीधा 19(1)(g) आ गया, तो 19(1)(f) कहाँ गया? 19(1)(f) कहाँ गया? तो ये वही राइट था जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया था, जो डिलीट हो गया है, जो आपका राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी वाला था ना, जो जिसमें दिखाया गया था कि वो डिलीट हो गया है। तो ये वही राइट था 19(1)(f। तो ये डिलीटेड है। कैसे डिलीट हुआ? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, ये हमारा 1978। तो उसके बाद 19(1)(g) पढ़ते हैं, एफ डिलीटेड है। 19(1)(g) आपके राइट टू फ्रीडम में हमारा लास्ट राइट आता है, हमारा 6th राइट आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन कहते हैं सिटीजन्स, किसको राइट है? सिटीजन। तो सिटीजन के 15, 16, 19, 29 और 30 ध्यान रखना, जो सिटीजन्स को मिलते हैं सिर्फ राइट, फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है ये राइट। इसके अलावा सारे राइट्स सिटीजन को भी अवेलेबल है और फॉरनर को भी अवेलेबल है। अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में क्या रहेगा? सिटीजन हैज राइट टू प्रैक्टिस any profession, any occupation, any trade और any business। सिटीजन के पास राइट है कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकता है, कोई भी हम ट्रेड कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे मैं ट्वेल्थ में कोई है और ट्वेल्थ में बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर की दुकान खोलना चाहता हूं। तो क्या ट्वेल्थ में रहते हुए, क्योंकि मेरे पास है राइट टू
राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और एनी बिजनेस। तो क्या मैं डॉक्टर की दुकान खोल सकता हूँ 12th के बाद? तो आप कहेंगे कैसे खोल सकते हैं, डॉक्टर तो आप हो ही नहीं, सिर्फ 12th में हो, कैसे खोल सकते हो? तो इसके लिए ये इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको कुछ क्वालिफिकेशंस लेनी पड़ेगी तभी आप उनको कर सकते हो। क्या है? तो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन पढ़ते हैं कि पहला कि आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, ऑक्यूपेशन ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट को मत हिट करना। जैसे कोई अगर बोले कि मैं ना एक मेरे को बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिसको बहुत कम लोग करते हैं, मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बम बनाना चाहता हूँ, तो क्या बना सकते हो? नहीं बना सकते। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को हिट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज आप बनाने जा रहे हो सकता है वहीं ब्लास्ट हो जाए, या हो सकता है आपकी इंटेंशन गलत हो, आपकी मोरालिटी गलत हो। तो क्या अलाउ करेंगे? आपको इस बेसिस पे अलाउ किया जाएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए रीजनेबल ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट, हम कहेंगे कि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में सबसे पहला है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को। उसके अलावा स्टेट कुछ और चीजें भी इसमें कर सकता है, जैसे प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टरी का प्रोफेशन कर सकते हो। इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टेट। और क्या कर सकता है? कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन और अदरवाइज। यानी कि इसका क्या मतलब है? यहाँ पे तो हमने बोला कि आपके पास राइट है, आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एक दे दिया। क्या दे दिया? कि स्टेट चाहे तो कोई भी ऐसा ट्रेड, बिजनेस या ऑक्यूपेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रख सकता है, कि इस काम को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी तक कुछ टाइम पहले तक हमारी रेलवेज थी। क्या रेलवेज में कोई प्राइवेट प्लेयर आके किसी ने अपनी रेलवे चालू की? नहीं की। क्यों? क्योंकि कौन कर सकता है उस ट्रेड को, सिर्फ उस बिजनेस को कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्यों कर सकती है, बाकियों को क्यों नहीं अलाउ किया गया? अगर सबके पास राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस है, तो एनी ऑक्यूपेशन वो कर सकते हैं, तो उन्होंने अभी तक किसी ने रेलवे क्यों नहीं शुरू की? तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है कि स्टेट मना कर सकती है किसी को भी कि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, उसके अलावा उसने सबको मना किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट मोनोपोली कर सकता है। स्टेट क्या कर सकता है? मोनोपोली कर सकता है कई चीजों में, और वो चाहे तो उन चीजों के लिए इनको मना कर सकता है कि सिटीजन उस काम को नहीं करेंगे। ध्यान रहेगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि स्टेट को ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो इस चीज में मोनोपोली क्यों करना चाहता है। जैसे न्यूक्लियर में क्यों करना चाह रहे हैं, आपको पता होगा, हमारा पब्लिक इंटरेस्ट हिट हो जाएगा अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया तो। रेलवेज को अगर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया तो रेलवे क्या है? गरीब आदमियों के लिए तो वही तो सारा है इधर से उधर जाने के लिए। तो आपका राइट टू मूवमेंट हिट होगा, राइट टू मूवमेंट हिट हो जाएगा अगर वो दे दिया तो। क्योंकि वो क्या करेंगे कि जाते सबसे पहले किराया बढ़ाएंगे, उनको तो प्रॉफिट चाहिए। तो कम प्रॉफिट पे भी कौन चला सकता है? गवर्नमेंट चला सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट कई चीजों में मोनोपोली कर सकती है, और जिस चीज में वो मोनोपोली कर रही है उस चीज में आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन छीन सकती है, यानी कि उस चीज के लिए मना कर सकती है कि आप वो काम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना। अब इसमें दिस राइट डज नॉट इंक्लूड इमोरल डेंजरस ट्रेड, यानी कि उस तरह का कि आप गलत सोच के साथ अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप चाहें मतलब डेंजरस है, इस तरह का कोई डेंजरस ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा मैंने बॉम्ब का एग्जांपल दिया था, तो इमोरल भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। तो उस तरह के अगर हम कह सकते हैं कि ट्रेड और बिजनेस का वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, वो ट्रेड और बिजनेस इसमें इंक्लूड नहीं होते जो डेंजरस हैं, जो इमोरल हैं। ठीक है, तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो हमने पढ़े, और इसी के साथ हमने आर्टिकल 19 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आर्टिकल 19 के हमने टोटल सारे जितने भी कंपोनेंट्स थे सब पढ़ने की कोशिश की, और सबको डिटेल में पढ़ा, और सबकी एक एक चीजें जानने की कोशिश की। अब उसके बाद राइट टू फ्रीडम में अगला आर्टिकल हमारा कौन सा आएगा? 19 के बाद 20 आएगा। और 20 क्या कहता है
20 अगर हम कहेंगे तो 20 की हेडिंग है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, तो क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और इसके अंदर 3 प्रोविजंस हैं। तो अगर कोई कन्विक्ट है, कन्विक्ट क्या होता है, अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं। तीन आर्टिकल पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 देता है आपको राइट टू लाइफ, आर्टिकल 22 आपको देता है प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, और आर्टिकल 20 आपको देता है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ये 3 चीजें आपने पढ़ी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और उसमें आर्टिकल 21 जो आपको लाइफ दे रहा है, राइट टू लाइफ, सिर्फ लाइफ नहीं है, लाइफ एंड लिबर्टी है। लिबर्टी, अगर कोई आपको जबरदस्ती कैद कर ले, यानी कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट कर ले, तो आपकी क्या जा रही है, लाइफ जा रही है, लिबर्टी जा रही है। अगर पुलिस आपको जबरदस्ती बिना किसी वजह के और आपको कोई भी अधिकार ना दे, आपको कन्विक्ट कर ले, आपको जेल के अंदर डाल दे और वहां पे आपको कन्विक्ट मान लिया जाए, तो वहां पे भी आपकी लाइफ और लिबर्टी जा रही है। यानी कि 20 अगर हार्म हो रहा है, 22 अगर हार्म हो रहा है, तो आपका 21 भी साथ में इफेक्ट होता है। तो इसमें इन तीनों के खिलाफ अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्विक्शन में, तो कन्विक्शन में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो राइट अगर हम देखें, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और आपको कन्विक्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे भी आपके पास राइट्स हैं। आपको कन्विक्ट किया जाता है और आपको कोर्ट में ले जाया जाता है, तो आपके पास उस टाइम पे भी राइट्स हैं। तो क्या क्या राइट्स हैं उस टाइम पे, क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ एंड लिबर्टी बचानी है। तो इसलिए क्या क्या राइट्स हैं उन्हें हम देखते हैं। और ये क्या राइट है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ध्यान रखना, ये 2 ऐसे राइट हैं जिन्हें इमरजेंसी में भी नहीं लिया जा सकता। यानी कि ये राइट आपके पास 24/7 अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इमरजेंसी में भी इनको नहीं छीना जा सकता। इसीलिए इन दोनों राइट्स को हम बोलते हैं इनएलिएनेबल राइट्स, इनएलिएनेबल राइट्स बोलते हैं इन दोनों को, ध्यान रहेगा। अब इसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस में, इसमें आपको 3 चीजें दिखाई देंगी कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हैं, आपको कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो क्या क्या अधिकार हैं, सबसे पहला अगर हम देखें तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है, इसका मतलब कि आपको किसी ऐसे गुनाह के लिए जिसके लिए लॉ नहीं बना है, उसके लिए गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे जब हम आजाद हुए थे तो हमारे लॉ में कहीं पे भी एक वर्ड नहीं था जिसको हम बोलते हैं टेररिस्ट। क्या बोलते हैं, जब हम आजाद हुए थे और हमने हमारे कानून बनाए, तो उस टाइम पे हमने हमारी किसी भी कानून की किताब में टेररिस्ट वर्ड नहीं डाला था। लेकिन जब अटैक्स हुए, तब उस टाइम पे जब जिन लोगों को पकड़ा गया, तो उस टाइम पे उनको किस चार्ज में हम डालेंगे अंदर, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मर्डर के चार्ज में डाला जा सकता है, क्योंकि टेररिस्ट नाम का तो कुछ है ही नहीं हमारे पास लॉ। अब कोर्ट को पता है कि ये टेररिस्ट हैं, लेकिन उनके ऊपर टेररिस्ट वाला मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। क्यों, क्योंकि हमारी कानून की किताब में कहीं पे भी टेररिस्ट से रिलेटेड कोई लॉ था ही नहीं। तब उसके बाद क्या किया गया, लॉ को अमेंड किया गया, और लॉ को अमेंड करने के बाद हमने टेररिस्ट को डिफाइन किया और टेररिस्ट के लिए सजाएं लिखी कि ये सजा मिल सकती है टेररिस्ट को। अब जिस दिन वो लिखा गया है, उसके बाद अगर कोई वैसा हत्याकांड करता है, उस टाइप की कोई एक्टिविटी करता है जो टेररिस्ट से रिलेटेड है, तब हम कह सकते हैं कि ये टेररिस्ट है। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने सेम चीजें की हो, उससे पहले किसी को भी टेररिस्ट नहीं बोला जा सकता।
क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड और बाय अप्लाइंग लॉ बैकवर्ड्स, कि यानी कि आज मैं डिफाइन कर रहा हूं कि टेररिस्ट कौन होता है, लेकिन आज से पहले अगर किसी ने सेम काम किया होगा तो मैं उसे टेररिस्ट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 बोलता है, आपके राइट अगेंस्ट कन्विक्शन में दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि आपने आज ये लॉ बनाया है, आज से पहले किसी को नहीं पता था कि अगर ऐसा कोई करेगा तो वो गुनाह माना जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर इसको बड़ा लाइटली हम समझें कि मान लो कि कल को कोई लॉ बन जाए, ठीक है, आज कोई लॉ बन जाए कि साइकिल से गिरना ये जुर्म है। मैं आपको सिर्फ एज ए एग्जांपल बता रहा हूं कि आज कोई लॉ बन जाता है कि साइकिल से गिरना जुर्म है, तो क्या आज से पहले जो साइकिल से गिरे होंगे उनको भी उस जुर्म में काउंट किया जाएगा? नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था वो गिरे हैं तो उन्होंने कोई जुर्म किया है, क्योंकि उस टाइम तक कोई लॉ था ही नहीं। तो इसीलिए वो सब साफ है, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। लेकिन आज के बाद अगर कोई गिरा तो उसे पता है कि वो जुर्म कर रहा है, तो इसीलिए उसको गुनहगार माना जाएगा। तो समझ में आया होगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हमें कन्विक्शन में पहला राइट क्या दिया हुआ है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अगर आपको किसी चीज के लिए गिरफ्तार किया गया है, आज अगर उसका कोई लॉ नहीं है तो आपको गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये करना गुनाह हो सकता है कल उसका लॉ बन जाए, तो कल आपको पुरानी डेट में आके कि आपने कल ये किया था आपको नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बाद अगर कोई वैसा काम करेगा तो उसको बोला जा सकता है। तो ये हमें एक राइट दिया, यहाँ पे ध्यान रहेगा, ये राइट दिया। अब इसमें ध्यान रखना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब मैं इस तरह की कोई बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होगा? क्रिमिनल लॉ पे, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता, ना ये सिविल लॉज पे अप्लाई होता, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब उसके बाद सेकंड हम इसका कंपोनेंट पढ़ेंगे, नो डबल जियोपार्डी। ये क्या होता है नो डबल जियोपार्डी? नो डबल जियोपार्डी होता है कि एक ही गुनाह के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिल सकती। अगर आपने एक बार सजा कर ली, ये क्या है? एक तरह से मीटर है, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अकाउंट खुला हुआ है आपका, कि आपने कोई गुनाह किया है तो आपके अकाउंट में कोई गुनाह आया है, आप उसके लिए सजा काट लोगे, आपका अकाउंट खाली, अब आपको कोई सजा नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं, ठीक है, कि जैसे मान लो कि आज चोरी के लिए 2 साल की सजा है, तो अगर आज कोई चोरी करता है तो उसे मैक्सिमम कितनी सजा मिल सकती है? 2 साल की सजा मिल सकती है। मैक्सिमम कितनी सजा मिल सकती है? इसका एक ये कंपोनेंट भी है कि जितना मैक्सिमम हो उतना ही, तो मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 2 साल की सजा मिल सकती है। कल मैं लॉ को अमेंड कर दूंगा और कल मैं बोलूंगा जो चोरी करेगा उसे 5 साल की सजा मिल सकती है। तो जिसने भी उस लॉ के बनने से पहले चोरी की होगी उसे मैक्सिमम 2 साल की सजा मिल सकती है, और जिसने भी जब ये लॉ बन गया है उसके बाद कोई चोरी करेगा तो उसे 5 साल की सजा मिलेगी। अब आज अगर कोई जज बैठा है और वो बोलता है कि आज ये लॉ आ गया है और तुमने परसों चोरी की थी तो तुम्हें 5 साल की सजा दूंगा, तो वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जब उसने चोरी की थी उस टाइम पे उस सजा का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ 2 साल का था। समझ में आया? और नो डबल जियोपार्डी में क्या होगा कि मान लो आप एक चोरी के केस में अंदर गए, ठीक है, कोई भी आप नहीं, XYZ कोई भी है, अगर उसे चोरी के केस में अंदर भेजा जाता है और उस टाइम पे केस चल रहा है कि उसने 1 करोड़ की चोरी की, अगर मान लो कोई भी ए आदमी है उसने 1 करोड़ की चोरी की और उसे क्या मिल गई? सजा मिल गई, उसे पनिशमेंट कर दिया गया है। अब उसके बाद जब उसकी सजा पूरी हो गई है 2 साल की, उसके बाद पता लगता है कि इसने 1 करोड़ की नहीं, इसने 2 करोड़ की चोरी की थी। इसने 1 करोड़ की नहीं, वहां पे 2 करोड़ की चोरी की थी, तो क्या बाकी के बचे हुए 1 करोड़ के लिए उसे दोबारा सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि चोरी की सजा चाहे आप 1 करोड़ करो चाहे 2 करोड़ करो, वो काट चुका है। एक ही क्राइम के लिए बार बार सजा नहीं मिल सकती, लेकिन उसके अलावा अगर वो दूसरी चोरी कोई करी
उसके लिए अगर वो मिल जाता है तो उसे सजा हो सकती है। तो एक ही चीज के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिल सकती। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। तो ये आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद तीसरा इसका कंपोनेंट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि नो पर्सन शैल बी विटनेस ऑफ हिज ओन केस। यानी कि अगर आपको कोर्ट में ले जाया जाता है तो आपको आपके ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये नहीं बोला जा सकता कि आप इसी से पूछ लो। वहां पे आपके पास राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट, कि आप चुप भी रह सकते हो, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो जब आपको कोर्ट पे ले जाया जा रहा है तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो कहाँ पे मिले, आर्टिकल 20 में मिले। क्या क्या है, पहला नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जेओपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और इन्हीं के साथ एक तीसरी चीज, एक चौथी चीज जो इनके साथ ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट है, वो ये है कि अगर आपको कोर्ट में ले जाया जा रहा है तो उस टाइम पे अगर आप इतने पुअर हैं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपके खिलाफ आपके लिए कोई वकील नहीं है, तो क्या होगा, तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा कि आपके लिए तो कोई वकील ही नहीं है। तो उस टाइम पे आपको एक वकील दिया जाता है। और यहाँ पे राइट टू हैव अ फ्री लॉयर, ये भी इसी का एक कंपोनेंट आ जाएगा कि कोई भी केस है जहाँ पे अगर आप जा रहे हैं और आपको लॉयर नहीं मिल रहा है तो कोर्ट आपको लॉयर प्रोवाइड करेगी और फ्री प्रोवाइड कराएगी। ये भी आपका किसके अंडर आ जाएगा, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्लियर है। तो यहाँ पे राइट टू हैव अ फ्री लॉयर भी आएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना किसमें, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में। क्योंकि जब हम डीपीएस भी पढ़ेंगे तब इस चीज के ऊपर ध्यान दूंगा मैं कि यहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल केसेस है। डीपीएसपीज में राइट टू हैव अ फ्री लॉयर मिला है, वो सिविल केसेस में भी मिल गया है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिमिनल केसेस में फ्री लॉयर को कवर करता है, ध्यान रहेगा ये चीज। अब उसके बाद आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू फ्रीडम में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये अकेला ऐसा राइट है कि अगर इसको अकेले को रख दो और बाकी सारे राइट्स को अलग अकेला रख दो तो दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। यानी कि इतना बड़ा राइट है। क्या है, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, दोनों के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि आपसे आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। क्या हमेशा नहीं छीनी जा सकती? छीनी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि लॉ ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो लॉ में लिखा गया है। यानी अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हो तो आपको वारंट लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर में लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर है। किसी को गिरफ्तार कर रहे हो तो उसे बताना पड़ेगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर में लिखा हुआ है। बिना किसी को बताए, बिना उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म किए हुए आप किसी को नहीं कर सकते गिरफ्तार। आपका क्या लिखा हुआ है कि बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किए हुए आप किसी की लाइफ और लिबर्टी नहीं छीन सकते। लाइफ और लिबर्टी नहीं छीननी है, अगर छीननी भी है तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रहेगी। इसीलिए अगर हम देखें तो इसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहला तो गोपालन केस जो आपका 1950s में हुआ था, वहां पे इसने बोला कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है वो, ये 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसको कब छीना जा सकता है, सिर्फ तब छीना जा सकता है जब आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते हो, तब छीना जा सकता है, बिल्कुल छीना जा सकता है। ठीक है, तो इसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वर्ड बाय वर्ड वो ही मानो। गोपालन केस में क्या बोला कि ये हम कहेंगे कि हमें क्या मानना है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मानना है, इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस। कि अगर अपनी मर्जी से अगर कोई किसी को गिरफ्तार कर रहा है, अपनी आर्बिट्रेरी एक्शन का क्या मतलब हुआ कि उसने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया हुआ। अगर बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए अगर कोई किसी को गिरफ्तार करता है
तो ही हम उसको आजादी दिलाएंगे, तो ही हम उसकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का ख्याल रखेंगे। कोर्ट ये बोल रहा है। और अगर किसी की लाइफ एंड लिबर्टी पे खतरा आता है, बिना प्रोसीजर जो जो भी बनाया गया है लॉ के द्वारा, उसको बिना फॉलो किए अगर कोई लाइफ लिबर्टी पे खतरा आएगा तो कौन बचाने आएगा? तो कोर्ट्स बचाने आएंगे। यहाँ पे कोर्ट्स नहीं बचाने आएंगे, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है। तो गोपालन केस में क्या बोला? गोपालन केस में बोला कि अगर एग्जीक्यूटिव बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए आपको बचा वो लाइफ लिबर्टी छीनने आते हैं तो हम बचाएंगे। यानी कि यहाँ पे उसने किस चीज को फॉलो किया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को। लेकिन आगे भी अगर हम देखेंगे तो 1978 में एक और केस होता है, मनेका गांधी केस है बेसिकली ये। और मनेका गांधी केस में इस चीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया, इस चीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं, उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव एक्शन को भी इसने काउंट कर लिया। यानी कि अब हम थोड़ा सा मूव किए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से आगे बढ़े और हम चले गए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ। किसकी तरफ गए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर ये देखो कि उसने प्रोसीजर पूरा फॉलो किया है और किसी को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन क्या वो प्रोसीजर फेयर था? क्या वो प्रोसीजर फेयर था? या जो उसने काम किया है उस चीज को देखो कि उसको किस चीज के लिए अरेस्ट किया है। यानी अब आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब आपको जिस लॉ के अंतर्गत वो उसको अरेस्ट किया है उस लॉ को भी चेक करना पड़ेगा कि वो लॉ फेयर है, जस्ट है या नहीं। ध्यान है? पहले तो लॉ जो बन गया, अब लॉ के हिसाब से आप किसी को भी अरेस्ट करो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कल को मैं कुछ लॉ बनाता हूं कि घर से जो बाहर निकलेगा मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। मैंने लॉ बनाया तो उसके बाद क्या हो गया कि कोई भी घर से बाहर निकलेगा मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। क्या ये लॉ सही है? नहीं है। लेकिन अगर हम कहते प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो कुछ नहीं किया जा सकता था, तो सबको अरेस्ट करना पड़ता जो भी घर से बाहर निकलता। लेकिन मनेका गांधी केस ने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, इसका थोड़ा सा और ज्यादा स्कोप है। जब हम प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है, लाइफ का मतलब सिर्फ लाइफ नहीं होता है, लाइफ का मतलब हो जाता है लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। लाइफ का मतलब क्या होता है? लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। आपको लाइफ के साथ साथ जीने की चॉइस जो है आपकी, ठीक है, और आपकी क्या है, जब जी रहे हो तो क्या क्या चॉइस है, और आपको ह्यूमन डिग्निटी ये भी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई घर से बाहर निकला और आपने अरेस्ट कर लिया, नहीं। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो हम उस लॉ को भी चेक करेंगे कि वो लॉ फेयर है या नहीं है, वो लॉ जस्ट है या नहीं है, तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो समझ में आया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अंतर? और ये कहाँ लिखे गए हैं? आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 में अगर हम कहें तो मनेका गांधी केस ने इस आर्टिकल को बहुत बड़ा बना दिया। अब सिर्फ लाइफ नहीं रह गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है ही, लेकिन किस तरह की लाइफ? अगर मैं कहूं एक एग्जांपल लूं कि एक घर में एक बूढ़ी औरत है, उसको जिंदा रखा हुआ है, उसके बच्चों ने उसको खाना नहीं दे रहे, उसको डेली पीट रहे हैं, तो क्या ये लाइफ है? क्या वो बुढ़िया की लाइफ को हम लाइफ कह सकते हैं? तो आप कहेंगे कैसी लाइफ है? तो इसीलिए मनेका गांधी में बोला कि अगर कोई लाइफ है तो उस लाइफ में चॉइस होनी जरूरी है, डिग्निटी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोने में पड़ी बूढ़ी माँ है और उसको कोई भी पीटे जा रहा है, खाना नहीं दे रहा है, तो क्या उसकी लाइफ को हम लाइफ कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हम कहेंगे कि उसकी लाइफ छीनी जा रही है। लाइफ का छीनना ये नहीं कि मार देना, लाइफ से चॉइस और डिग्निटी को खत्म कर देना भी लाइफ का छीना जाना है। और ये हमें किसने बताया? मनेका गांधी केस ने बताया। ये हमें यहां से पता लगा कि मनेका गांधी केस ने बोला कि लाइफ सिर्फ लाइफ नहीं है, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी है, कि चॉइस और डिग्निटी भी होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसी में जैसा हमने पढ़ा था कि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे तो उसमें जब हमारा बोलने का अधिकार है वो हमें एक और अधिकार देता है, नहीं बोलने का अधिकार। बोला था हमने, ये बात की थी। अब उसके बाद अगर हम इसको देखें कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास राइट टू लिव है, मुझे जीने का अधिकार है, तो क्या मेरे पास नहीं जीने का भी अधिकार है? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि उस चीज में तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है। यानी राइट
नॉट टू लिव ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ध्यान रखना, राइट टू लिव आपका फंडामेंटल राइट है, राइट नॉट टू लिव आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? जैसे राइट टू स्पीक आपका फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से राइट नॉट टू स्पीक भी आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ पे जैसे राइट टू लिव आपका फंडामेंटल राइट है, राइट नॉट टू लिव आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो यहाँ स्टेट के लिए आप क्या हो? एक एसेट हो। स्टेट के लिए एक एसेट हो। अगर आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो तो स्टेट के किसी एसेट को नुकसान पहुंचा रहे हो, और स्टेट के एसेट को नुकसान पहुंचाओगे तो वो गुनहगार हो जाता है। इसीलिए सुसाइड क्रिमिनल उसमें आ जाता है। क्रिमिनल हम कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल केस बनता है अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट करता है और बच जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेट के एसेट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपके पास सिर्फ राइट टू लिव है, राइट नॉट टू लिव है नहीं है। राइट नॉट टू लिव सिर्फ एक कंडीशन में है, नेचुरल डेथ में, कि नेचुरली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये उसका राइट था। क्लियर है? उसके अलावा राइट नॉट टू लिव में एक कंडीशन के ऊपर बड़ा हम कह सकते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल हमेशा लड़ाई में रहते हैं, यूथेनेशिया जिसे हम बोलते हैं, कि कोई आदमी इस सिचुएशन में पहुंच गया है कि जहां से वो ना तो खुद खा पा रहा है, ना खुद के लिए डिसीजन ले पा रहा है। यानी कि उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, ना तो उसके पास चॉइस बची है, ना हम कह सकते हैं कि डिग्निटी बची है। वो बेड पे पड़ा हुआ है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कि वो बेड रिडन है, कोमा में है, और उस टाइम पे हमें दिख रही है उसकी हालात की बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है, उसको बहुत पेन भी हो रहा है, और उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं किया जा रहा है। तो उसके पास ना तो चॉइस है ना डिग्निटी है, तो क्या हम उस लाइफ को लाइफ कहेंगे? तो क्या बोलते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि यूथेनेशिया की परमिशन दे दो, कि अगर कोई इस कंडीशन में है तो उसे डॉक्टर्स को परमिशन दी जाए कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा के उसकी लाइफ छीन ले। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू लाइफ में क्या आता है? लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी की बात करते हैं, तो ये जो चॉइस है, उसके मरने की जो चॉइस है, ये उसकी खुद की चॉइस नहीं है। जो बीमार है ये तो उसके लिए कोई और डिसीजन ले रहा है, तो उसके डिसीजन को आप कैसे कह सकते हो कि ये उसकी खुद की चॉइस है? हो सकता है कि वो ठीक होना चाह रहा हो सकता है कि वो थोड़ा और ट्राई करना चाह रहा हो। तो क्या ऐसे केस में हम उसको राइट नॉट टू लिव देंगे या यूथेनेशिया देंगे? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पे यूथेनेशिया को बोला गया कि यूथेनेशिया सिर्फ दो ही कंडीशन में अलाउड है। एक तो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कि जहां पे 0.1% भी हमें ये लगता है कि इसकी हालत नहीं सुधरेगी। कहाँ दिया जा सकता है यूथेनेशिया? यूथेनेशिया क्या होता है बेसिकली? कि जहां पे ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है बेड रिडन आदमी को कि जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो किस किस को दिया जा सकता है? एक तो ऐसे आदमी को कि जिसकी कंडीशन इस लेवल पे पहुंच गई है कि वहां से 0.1% भी सुधार का चांस नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको दे सकते हैं। तो यस दे सकते हैं। दूसरा किसको दे सकते हैं? कि अगर उस सिचुएशन में पहुंचने से पहले अगर वो लीगली किसी को लिविंग विल दे के गया, लिविंग विल मतलब कि किसी को परमिशन दे के गया हो कि अगर मैं आज के बाद कभी भी इस कंडीशन में पहुंचता हूं जहां मैं खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकता, तो मेरी जगह पे ये पर्सन डिसीजन लेगा और ये बताएगा कि मैं जीना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। यानी कि आप अपनी चॉइस किसी और को ट्रांसफर करके जा रहे हो। तो दो ही कंडीशन में यूथेनेशिया अलाउड है, या तो आपने लिविंग विल दे रखी हो किसी को, या फिर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो गए हो। तो ये दो हम कहेंगे कि राइट टू लाइफ में आ जाएगा। अब जब हम कहते हैं राइट टू लाइफ क्या होता है? लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी है। तो जब से ये केस आया है, लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी जब से वर्ड आया, तो राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें जोड़ के देखी जाने लगी। जैसे राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, अगर डिसेंट एनवायरनमेंट नहीं है तो क्या आप कहेंगे कि आपके पास चॉइस है जीने की? आप चाहते हो डिसेंट एनवायरनमेंट, ये आपकी चॉइस है, तो ये राइट टू लाइफ के अंदर आ जाएगा। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी में आएगा। राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कहेंगे कि आपके पास राइट टू चॉइस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा गया स्टेट की मजबूरी है राइट टू हेल्थ प्रोवाइड कराना, इसीलिए सस्ते में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका इलाज किया जाता है।
इसीलिए अगर हम देखें आवास योजनाएं जो चलाई गई है राइट टू शेल्टर के चलते हुए चलाई गई हैं। इसीलिए मिड डे मील शुरू किया गया है, क्योंकि आपका आर्टिकल 21 हार्म होता है, 21 हार्म होता है उससे। ठीक है, आपका राइट टू हेल्थ को मेंटेन रखना है, राइट टू फ्री लीगल एड आपका राइट है। अगर लीगल एड नहीं है तो आपकी कहाँ की चॉइस है? जब आपसे पूछा ही नहीं गया आप लॉयर रखना चाहते हैं कि नहीं, एक तरफा डिसीजन दे दिया, तो क्या आप कहेंगे कि आपकी लाइफ जो है चॉइस के साथ जुड़ी हुई है? नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं कि उसी के अंडर आ गई हैं। इसके ऊपर एक बार नजर मार लेना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी ये किस राइट के अंडर आता है? तो राइट टू प्राइवेसी आप कहेंगे कि आपका आर्टिकल 21 में आता है, क्योंकि ये आपकी चॉइस है, प्राइवेसी इज योर चॉइस एंड और ये आपकी डिग्निटी से रिलेटेड है। तो इसीलिए राइट टू प्राइवेसी इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21, ध्यान रखना। और इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू हियरिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 21 में। देन आर्टिकल 19 से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों में है। राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू कस्टोडियल हेरासमेंट, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू फ्री ट्रायल, द फेयर ट्रायल, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ध्यान रहा, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। इंटरनल मूवमेंट 19 था, लेकिन बाहर जाने का आपका राइट है कि नहीं? क्योंकि आपकी चॉइस, आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको रोकेगा नहीं स्टेट, बशर्ते आपको वीजा मिल जाए, दूसरा स्टेट अलाउ कर दे। लेकिन इंडिया आपको नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू मूव आउट ऑफ कंट्री लिखा हुआ है। ध्यान रखना, विद इन कंट्री आर्टिकल 19 है और आउटसाइड कंट्री अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर हमारा इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये इतने सारी चीजें। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 21A, और 21A आपका आ जाता है राइट टू एजुकेशन। ये भी आपका राइट टू फ्रीडम में आएगा। और राइट टू एजुकेशन हमने 21 में ही, जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना सीखिए, जब भी आप कैपिटल लेटर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21A कैपिटल है, यानी कि ये शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिया जा सकता है। राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ में अगर हम देखें तो राइट टू एजुकेशन भी तो हमारा लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। आप चॉइस अच्छी कब कर पाएंगे? जब आपके पास एजुकेशन होगी। इसीलिए 21 के साथ ही हमने 21A को जोड़ा और यहीं पे हमने क्या रखा? राइट टू एजुकेशन रखा। और ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन भी आपका फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना। दिस प्रोविजन, अब राइट टू एजुकेशन में क्या है? राइट टू एजुकेशन में किसकी एजुकेशन की बात की गई है? सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों की। और इनको क्या बोला गया है? दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन है फंडामेंटल राइट, कि 6 से 14 साल के बच्चों को अगर उनके पास पैसा नहीं है तो फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी एप्लीकेशन, ये एजुकेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन में आ जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट। कितने से? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसको बेसिकली हम कहेंगे कि जब हम इसके फीचर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा ही एक राइट है, राइट टू एजुकेशन। तो इसको इम्प्लीमेंट कर, क्योंकि उससे इंडिविजुअल इफेक्ट रहते हैं, तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें राइट के एक लॉ की जरूरत पड़ी। और उसके लिए हम लेके आए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो 2009 में हम इसका एक्ट भी लेके आए। और इसी अमेंडमेंट ने हम कहेंगे कि एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी एक ड्यूटी भी जोड़ दी अलग से। और अगर हम कहें ये कहां से उठाया गया है, तो हम देखेंगे कि पहले आर्टिकल 45 में ये चीज लिखी गई। आर्टिकल 45 क्या है? ये हमारा डीपीएसपी के अंडर आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाता है। उसमें पहले से ही लिखा हुआ था कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। लेकिन जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डीपीएसपी हमारे उस तरह के राइट हैं जिनको हम हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के देते हुए नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसमें बोला गया कि जैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको इनको ये फंडामेंटल राइट देने हैं। तो जैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हुई
कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, हमने 2002 में करवाया। क्लियर है? तो 2002 में हमने एक नया अमेंडमेंट लेके आए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और यहाँ पे हमने इसको जो हमारा डीपीएसपी था इसको हमने फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया आर्टिकल 21A में। हालांकि इस राइट में लिखा गया था विद इन 10 ईयर्स हमें इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन हम नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से। लेकिन फाइनली 2002 में हमने अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और 2009 में अगर हम देखें तो ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये हमारा राइट टू एजुकेशन था। अब हम लास्ट राइट देखते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम का, आर्टिकल 22, और ये क्या है? राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट के अगेंस्ट देता है, और ये दो तरह के अरेस्ट की बात करता है, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा किस डिटेंशन की बात करता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन वो है जिसको हम करेक्टिव डिटेंशन बोलेंगे, यानी कि आप कोई एक्ट कर चुके हो उसके लिए आपको सजा दी जा रही है, उसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होगा कि जो चीज आप कर चुके हो उसके लिए आपको सजा दी जा रही है, उसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होगा? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होगा कि सरकार को, गवर्नमेंट को, स्टेट को ये लगता है कि आप कुछ गलत कर सकते हो, तो उसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है ताकि आप वो गलत चीज ना करो। तो दोनों में फर्क समझ में आया? तो आर्टिकल 22 में ये दोनों चीजें हैं, पहली प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमें अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ क्या क्या राइट है? तो क्या क्या राइट है? तो हम देखेंगे कि पहला राइट है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमें किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि लॉयर होने का राइट हमारे पास है कि अगर बाई चांस अगर हमें कोई अरेस्ट करता है तो हमें एक लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा डिफेंड किया जाएगा, यानी कि लॉयर के द्वारा डिफेंड किया जाएगा। और क्या राइट है आपका? राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, कि जब आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना है, और इसमें आपका जर्नी टाइम एक्सक्लूड कर देंगे। देन उसके बाद राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर अनलेस मजिस्ट्रेट हैज ऑथराइज्ड फर्दर डिटेंशन, यानी कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया गया तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करता आपके डिटेंशन को तो भी आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आपको राइट मिले हुए हैं, आपको ऐसे ही कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है जबरदस्ती। अब इसी में जब मैंने बोला जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसी का दूसरी चीज आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आती है कि प्रिवेंशन के लिए कि आप कोई आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा चीज ना करो जो नुकसानदायक हो आपको, इसीलिए पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ध्यान रखना प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत सारे मामले आपको दिखाई देंगे। अभी जम्मू कश्मीर के मामले में आपने देखा होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत चला, जहाँ पे उनको लगता था कि कुछ लोग जो वहाँ की पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं या वहाँ के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए हम बिना कुछ किए ही उनको डाल सकते हैं। तो ये क्या आपका लाइफ एंड लिबर्टी को अफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन किस लिए? पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ये हमने दिया हुआ है। ये ध्यान रखना कि जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है इसको 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम कितना है? 3 महीना। 3 महीने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनका एक एडवाइजरी बोर्ड बैठाना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि इसे एक्सटेंड करना चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि हाँ सही ग्राउंड पे इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है और इसके एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड कर सकता है फर्दर एक्सटेंशन के लिए। अगर इसने नहीं किया रिकमेंड तो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक और रास्ता है। क्या रास्ता है? कि अगर हम कहें कि अगर इसमें लिखा नहीं है शायद, इसके अलावा एक और रास्ता है कि पार्लियामेंट, यहाँ लिखा हुआ है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि पार्लियामेंट भी इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। और पार्लियामेंट जब एक्सटेंड कर रही है लॉ बना के, तब उस टाइम पे हमें एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना इसमें कि पहली चीज प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो सकता है?
3 महीने के लिए, उससे आगे एक्सटेंड करना है तो हाई कोर्ट जस्टिस का एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, वो देखेगा कि एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। अगर वो एग्री कर जाता है तो करेंगे, नहीं करता है तो नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई लॉ बना देती है कि हमें इसको आगे एक्सटेंड करना है तो हमें एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं है, जहां पे हाई कोर्ट के जस्टिस बैठते हैं ऐसे भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू डिटेन्यू, जिसको डिटेन किया गया है उसे बताना है कि आपको क्यों डिटेंशन में डाला जा रहा है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, कई बार ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में छुपाने जरूरी हो जाते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स को हम छुपा सकते हैं, यानी बताना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद डिटेन्यू शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। क्या होना चाहिए कि जिसको डिटेन किया गया है उसे भी हम मौका देंगे कि वो अपने आप को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, साबित कर सके कि मुझे गलत किया गया है, तो उसको भी मौका देना है। ये हो गया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ कौन बना सकता है? तो दोनों बना सकते हैं, एक पार्लियामेंट बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं। पार्लियामेंट किस किस से रिलेटेड बना सकता है? जब डिफेंस से रिलेटेड, यहाँ कॉमा, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन, जब इन तीनों की बात हो तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी प्रिवेंटिव डिटेंशन के। और अगर सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और एसेंशियल सर्विसेज की बात आती है तो दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो ये है, इतनी चीजें ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंक्रीज द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मोर देन 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। तो ये हमने कौन कौन से पढ़े? राइट टू फ्रीडम पढ़े 19 to 22, और बहुत डिटेल में हमने पढ़ने की कोशिश की। आपको एक एक चीज इसमें क्लियर होती हुई दिखाई देगी। अब आप शायद समझने लग गए होंगे कि हम फंडामेंटल राइट्स को कैसे पढ़ सकते हैं। अब उसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल इसका सभी ने सही लगाया होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, जो डिलीट कर दिया गया था कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था, तो ये नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड कौन सा है हमारा? तो इसकी आपको बताना है। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने सभी ने सही बताया होगा इसका कि आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये हमारा था। इसके अंदर ये एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है? तो ये इम्प्लिसिट है, यानी कि स्पेशली नहीं लिखा हुआ फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन जो वर्ड्स लिखे हुए उससे मतलब यही निकलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस दी जानी चाहिए, तो ये इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने इसका भी सही आंसर दिया होगा। अभी ये फिलहाल लीगल राइट है। आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है? 300A में। अब ये लीगल राइट है। ठीक है, तो इतना हमने करने की कोशिश की। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, नो पर्सन shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। ठीक है, कि कोई भी पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार या 2 बार से ज्यादा, यानी एक ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ठीक है, अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ कन्विक्शन फॉर क्राइम इज गिवन। तो किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो इसका वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप सभी ने इसका सही अंदाजा लगाया होगा। आर्टिकल 20 में लिखा गया है, जहां पे मैंने वर्ड इसके लिए यूज क्या किया था? नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी। तो ये हमारा यही सेंटेंस था उसका, तो ये हमने
इसका आंसर भी देखने की कोशिश की। और इसी के साथ हमारे राइट टू हम कहेंगे फ्रीडम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले सेशंस में हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को इसी डिटेल्स के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।